नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं गोरखपुर के कचहरी में। यहाँ के गोरखपुर के पहले ऐसे शख्स जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं, मधुसूदन त्रिपाठी जी उनके साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद कि आप इस मिट्टी से पहली बार, इस पूर्वांचल से पहली बार कोई उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल का अध्यक्ष बना है। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ यूपी का गठन जो था वो 1962 में हुआ और 1962 से लेके अब तक 2022 तक और न तो कोई शख्स बार काउंसिल का अध्यक्ष के लिए लड़ा और न ही पर्चा दाखिल किया। इसका क्या कारण था मैं तो नहीं बता सकता, जबकि यहाँ 3 बार काउंसिल सदस्य हो चुके थे, प्यारे मोहन सरकार जी, इंद्रभूषण जी और राम प्रताप शुक्ला जी, लेकिन उन लोगों ने पर्चा दाखिल करने तक की हिम्मत नहीं थी। आप ये मानिए कि मैं तो बड़ा साहस किया कि पहली बार वहाँ बार काउंसिल सदस्य लड़ा पूर्वांचल से और पहली बार ही चुनाव जीते। और लोग तो पहली बार चुनाव भी नहीं जीते थे, लेकिन मैं तो पहली बार, ये तो भगवान पहली बार में आपने पताका लहरा दिया। और पहली बार वहाँ बार काउंसिल का कोई अध्यक्ष भी नहीं चुन करके हुआ है और मैं पहली बार अध्यक्ष भी चुन लिया गया। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूर्वांचल के लिए, और पूर्वांचल के लिए भी सौभाग्य की बात है और गोरखपुर के वकीलों के लिए भी सौभाग्य की बात है। ये गोरखपुर के वकीलों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझसे इस लड़ाई में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वांचल के अधिवक्ताओं के लिए। चलिए, तो ये वकीलों के बीच में आप हमेशा से रहते आए हैं। जी। और आप आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष और चेयरमैन एक ही होता है क्या? हाँ, चेयरमैन अध्यक्ष एक ही होता है, ठीक है। तो वकीलों की समस्याओं से आप अवगत भी होंगे। अब आपने ये कहा कि आप वकीलों के बीच में रहे हैं, हाँ। तो आप ये जानिए कि जब मैं पढ़ रहा था LLB, तब भी मैं वहाँ LLB जो लॉ फैकल्टी है उस समय एफिलिएटेड था। अच्छा। कई डिग्री कॉलेज का, उस समय भी मैं वहाँ अध्यक्ष था। अच्छा। और उनके समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक था। और वहाँ पहले 66% पर वो फर्स्ट क्लास की डिग्री दी जाती थी। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और बाकी BHU दिल्ली या और जगह यूनिवर्सिटी जो थी वो 60% पर देती थी। यानी 60% पाएंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। 60% पर फर्स्ट क्लास देती थी। अच्छा, फर्स्ट क्लास, ओके। और 66 यहाँ 66% पर दी जाती। यहाँ फर्स्ट डिवीजन के लिए 66%, यानी कि मेरे जहन में यह बात उठी कि भाई ये तो असमानता बड़ा गलत है। तो मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ा। विश्वविद्यालय को मेरे नेतृत्व में 1.5 महीना बंद रखना पड़ा। वाइस चांसलर जी मुझको बुलाए और हमारे और हरिशंकर श्रीवास्तव वाइस चांसलर थी, दस्तखत हुआ, हस्ताक्षर हुआ और 60% पर तब से, यानी 1978 की बात है। 1978 से डिग्री जो है वो 60% को फर्स्ट क्लास की डिग्री दे रहे हैं। उसके पहले 66 पर देते थे। यानी कि आप तब से ही वकीलों की लड़ाई शुरू कर दिया आपने, छात्र जीवन से ही। जी। उसके बाद इस कचहरी में जब आया तो मेरी प्रैक्टिस 2 साल हो गई। तीसरे साल ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव में लड़ा। मुझसे चुनाव जो लड़े थे उनकी कम से कम प्रैक्टिस 15 साल, 10 साल, 20 साल की। कब की बात होगी ये 83-84। 1983। और आपको विश्वास दिला दूं कि मैं हाथ जोड़ते जोड़ते उस चुनाव को भी जीत गया ये कोर्ट से। तो यानी कि पहला चुनाव यहाँ से 83 में जीता। और हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाले थे वो यहाँ के 10 साल और 15 साल के प्रैक्टिशनर थे और मेरी वकालत सिर्फ 3 साल की थी। यानी कि 3 साल के एक प्रैक्टिशनर, एक एकदम नए वकील। उसके बाद मैं वकालत करना शुरू किया, फिर मैं राजनीति की तरफ नहीं गया। ये कचहरी में मुलायम सिंह यादव ने बिल्डिंग बनने के लिए पैसा दिया था। बिल्डिंग बन रही थी, बार काउंसिल की बिल्डिंग, बार काउंसिल की नहीं। अच्छा। बार एसोसिएशन की बिल्डिंग बन रही थी। पूरे जिले में वो प्रदेश में बन रही थी। हमारे वहाँ जो ठेकेदार था और जिनके नेतृत्व में बिल्डिंग बन रही थी वो पूरा लिंटर ही गिर गया, भ्रष्टाचार, और 3 लेबर मर गए। मैं अपने को रोक नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर अंदर का जो नेता था वो जाग गया। और मैं जा कर के वहाँ इस्तीफा दिलवाया। उसमें जोगी जी भी आए थे। बहुत प्रयास किए कि मैं एक शब्द बोल सकूं, लेकिन मैंने किसी को बोलने न दिया, न तो राधा मोहन को बोलने दिया और न तो जोगी को बोलने दिया। और पैदल बैरन यहाँ से
बार सेशन से वापस हुए और फिर मैं चुनाव लड़ा। तो योगी जी से अदावत तभी से है क्या? नहीं, अदावत नहीं थी, वो गलत बचाव करने आए थे। जो व्यक्ति अच्छा, वो दूसरे पक्ष की भ्रष्टाचार तरफ से में आए डूबा थे। था हाँ। और सीमेंट और बिना बालू जुड़वा दिया था, लिंटर डलवा दिया और छत गिर गई, तो वो आया था बचाव करने के लिए आए थे। अच्छा, उस मैंने पक्ष से आए विरोध थे वो। मैंने उस समय विरोध किया और उस समय वो MP थे। बहुत लोग कहे बोलने दीजिए, हमने कहा नहीं, एक शब्द नहीं बोलने देंगे और बोलने भी नहीं दिए और यहाँ से बैरन वापस किए। और राधा मोहन अग्रवाल भी हो गए, उन्होंने भी नहीं बोलने पाए उस समय। उसके बाद इस चुनाव का मैं चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का और पहली बार प्रेसिडेंट का चुनाव भी मैं जीत गया। कब की बात है ये बात है 2006 की। 2006 की। तब पहली बार आप जिले के इकाई के अध्यक्ष चुने गए बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के। उसके बाद आप इस कचहरी को जब देखते रहे होंगे तो वो यहाँ सारी मड़ई थी, मड़ई छप्पर झोपड़ी वाली, और बरसात के दिनों में किसी न किसी छप्पर गिर जाती थी, कभी वकील दब जाता था, कभी चूता था, कागज तो एकदम गीला हो जाता होगा। अब मैं जब आता था तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने ठाना की पूरी कचहरी को टीन सेट डलवा दूंगा और छप्पर हटवा दूंगा। और मैं 2006 में से ही कार्य शुरू किया। फिर मैं दोबारा प्रेसिडेंट हुआ, फिर मैं तिबारा प्रेसिडेंट हुआ और आज कचहरी की पोजीशन देखिए कि इस पूरी कचहरी में एक भी छप्पर नहीं है और सब पंखा लगवाया, बिजली लगवाया, बार एसोसिएशन की बिल्डिंग बनवाया। मतलब जितना प्रोग्रेसिव काम था सब मैंने किया। कई बाथरूम, लेटरिन बाथरूम जो बने हुए हैं किनारे किनारे, वो सब काफ़ी बनवाया। उसके बाद फिर जब चौथी बार मैं प्रेसिडेंट लड़ने के लिए मन बनाया तो यहाँ के सारे सीनियर और जवान जो है, नौजवान कहने लगे बार काउंसिल का चुनाव लड़िए। मैंने सोचा बार काउंसिल बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन मैं साहस किया और आपकी कृपा से मैं बार काउंसिल सदस्य हो गया पहली बार चुनाव लड़ करके। फिर जब वहाँ गया तो एक ग्रुप बन गया, उन लोगों ने कहा प्रेसिडेंट लड़िए, अध्यक्ष ही लड़िए। फिर मैं अध्यक्ष भी लड़ गया और जीत गया। अब तो ये जीवन। अब इससे आगे का क्या प्लान है? अब इससे आगे प्लान तो वहाँ बनते जाते हैं, दोस्त बनवाते हैं। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। अभी तो इसको पड़ाव पर वकीलों की जो समस्याएं हैं उसको देखना है। अब हमारे वकीलों की समस्याएं क्या है? आप जानते हैं कि वकील जो है करीब 70% वकील जो है वो यहाँ गरीब तो नहीं कह रहेंगे लेकिन हैंड टू माउथ है। रोज का 30% वकील जो है वो 30 नहीं कम 20% वकील वो थोड़ी बहुत अपनी रोजी रोटी चला लेते हैं और 10% वकील जो है 10 और 5% कायदे से वकालत करते हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं। आपसे जब इंटरव्यू करने आ रहे थे तो उसके पहले हमने कुछ युवा वकीलों से बात किया जी, तो उनकी भी यही जो आप बताना चाह रहे हैं, उनकी भी वही समस्याएं थी कि जो नए छात्र पढ़ाई करके वकालत में शुरू करते हैं तो शुरुआत के 2-3 साल वो इतना स्ट्रगल करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जब 19 में हम वहाँ गए तो हम लोगों ने स्ट्रगल किया, मुख्यमंत्री से मांग किया, उसके लिए लड़ाई भी हुई। तो उन्होंने 28 साल तक जिसकी प्रैक्टिस है 21 से 28 साल के बीच में उनको 5,000 रुपया दे रहे हैं और हम लोगों ने हमारी दस्तखत से वो रुपया जारी होगा। 5,000 हाँ 5,000 दे रहे हैं सालाना दे रहे हैं ताकि कम से कम उनका स्टेशनरी वगैरह खर्चा तो निकल जाए। उसके बाद जब हम लोग गए वहाँ तो 10,000 रुपया आपको मिलता था मेडिकल एड के लिए। हम लोगों ने उसको लड़ाई लड़के के 25,000 रुपया कर दिया, चाहे आपका ऑपरेशन हुआ हो, चाहे कैंसर हुआ है, चौमन ये कुछ मेडिकल क्लेम हम लोग देते हैं। जैसे किसी वकील बीमार पड़ गया, कोई बात हो गई तो मेडिकल क्लेम भी देते हैं। डेथ पर क्लेम जो था पहले 50,000 रुपया बीमा था, उसको हम लोगों ने बड़े मुश्किल से लड़ाई लड़के के 5 लाख रुपया करा दिया। और न्यासी समिति वाला जो 5100 रुपया वकील जमा करते थे और 25-30 वर्ष की प्रैक्टिस के बाद उनको अपना वो सरेंडर करते थे तो उनको पहले 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब वो रुपया भी 5 लाख रुपया मिलने लगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि वकीलों की जो मेडिकल एड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और हम लोग या मैं मेडिकल एड और पेंशन के लिए जो अधिवक्ता 50-60 साल के हो गए हैं, कचहरी नहीं आ पा रहे हैं या कचहरी में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को पेंशन की योजना लागू करने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। और मेडिकल एड के लिए शासन से हम लोग ये सोच रहे हैं वो जो आयुष्मान योजना उनकी लागू है
उसमें अधिवक्ताओं को भी जोड़ दिया जाए, या आप अलग से उनको 5 लाख का मेडिकल एड दीजिए, ताकि वो किसी अस्पताल में अपनी दवा करा सकें, कैशलेस इलाज करा सके। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से लेटर लिखा है कि आप मुझको समय दीजिए, अधिवक्ताओं के समस्याओं पर मैं विचार करने के लिए। ये लेटर मैंने 4 तारीख को दिया, 4 अभी तारीख। रिस्पांस नहीं है उधर से। रिस्पांस नहीं आया। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी मुझसे कितना प्रसन्न रहते हैं, और यहाँ लोकल लड़ाई की वजह से लेकिन आप तो पूरे वकीलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत करके मनो जो भी बात हो, अब मिल जाता समय तो हमारा प्रतिनिधि बन जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मेरा विचार बहुत तो झुक करके बात करने का है, नहीं देंगे तो रण होगा, और उनको समय देना पड़ेगा और आना पड़ेगा और मांगने को मांगना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ता समाज 3 लाख समाज है यहाँ, और उस तरह से 10 लाख अधिवक्ता है। तो सारे अधिवक्ताओं की ये है कि जो आयुष्मान योजना है, हम भी तो इकाई हैं भाई समाज की। हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए कोई नहीं उठता है। हम यहाँ से वकालत छोड़ देते हैं तो 1 पैसा भी कोई नहीं देने वाला है। तो हमको आप उसमें अपने संगठन में आप जोड़िए, हमको भी इकाई तो मानिए समाज की। आप जितनी लाभ देते हैं समाज को, उसमें आप लिखते हैं एक्सेप्ट एडवोकेट, ऐसा लिखित है। अब 2000 रुपये जो किसानों को देते थे, हम लोग उसमें लिखा है कि एक्सेप्ट एडवोकेट, यानी 1 पैसा जमीन ना हो लेकिन वकील नहीं भर सकता, वो रुपया नहीं ले सकता। अगर 3 पैसा 3 पैसा 4 पैसा जमीन हो तो वो नहीं ले सकता, आप ले सकते हैं। कानूनन ये तो टिकना नहीं चाहिए इस मामले में। मनमानी और डिक्टेटरशिप की सरकार चल रही है। आप ज़्यादा बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा, जब मकान गिरा दी जाएगी। बोलना पाबंदी है। आप तो, मैं तो बोल रहा हूँ, आपको डर नहीं है? क्या हमको डर है? हम तो कानून के आदमी हैं। हमको किस चीज़ का, हमको ये माफिया है कि मैं डरूंगा? हाँ, अच्छा, ये जो बुलडोजर वाली बात आपने छेड़ दी, जी जी, इस समय प्रदेश में इसकी बड़ी चर्चा है। हाँ बिल्कुल चर्चा है। लेकिन कई जगहों पर ये बात कहा जाता है कि आप ये बताइए, लीगल नहीं है। डीजल नहीं है, लीगल बिल्कुल नहीं लीगल है। आपकी कोई बात होगी तो आप नोटिस देंगे, आप बताएंगे कि आपका अवैधानिक है, असंवैधानिक है, इसलिए आपकी मकान गिरा रहे हैं। आप तो कुछ नहीं, हमने आपके खिलाफ धरना बैठ गए, हम पुतला फूंक दिए, हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो कल हमारे मकान पर बुलडोजर चला जा रहा है। डिक्टेटरशिप है नहीं तो है क्या? आप महंगाई बढ़ाए हुए हैं। डीजल का दाम आप देख लीजिए, गैस का चूल्हा का दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, टमाटर का दाम देखिए, प्याज का दाम देखिए, सब्जी का दाम देखिए, गेहूं दाल का दाम देखिए। इन सारे दामों को चौगुना आप बढ़ा दिए हैं। लेकिन महंगाई की जब चर्चा की बात होती है तो आप राहुल को कहते हैं कि अरे आप जानते हैं राहुल की कोई बात नहीं है। महंगाई की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब महंगाई की चर्चा आती है तो आप कहते हैं बुलडोजर चलवा दूंगा। बुलडोजर चलवाने से जनता पाएगी? भूखो इस जनता को आप इस कदर से दबा दिए हैं कि जब महंगाई से त्रस्त होकर के जनता परेशान है, लेकिन आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है। जनता आवाज़ उठाएगी नहीं, लेकिन जनता बुलेट से तो नहीं जवाब देगी, बैलेट से जवाब देगी। ये निश्चित जानिए, हर जगह मरमनिंग है कि ये सरकार डिक्टेटर हुई। संवैधानिक जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हुई, चाहे सीबीआई हुई, चाहे सीआईडी हुई, जितनी भी संस्थाएं, उनका दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है आप बताइए। आप राउत बोल दिए पहले, जब वो थे संजय राउत, तो कोई मुकदमा नहीं था। जब ज्यादा बोल दिए तो उनको गिरफ्तार करके ईडी ने जेल भेज दिया। जांच शुरू। आप राहुल और प्रियंका और वो सोनिया, 3 आदमी इस देश में मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब इन 3 आदमियों को भी परेशान किया जा रहा है, और रोज सोनिया को ये डर दिखाया जा रहा है और राहुल को कि हम गिरफ्तार कर लेंगे आपको। लेकिन राहुल क्या कहते हैं? राहुल कहते हैं तुम उसके नौकर हो, अडानी और अंबानी के, तुम्हारी हैसियत उस नौकर के बराबर है, और मैं राजा हूँ, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, मैं डरने वाला आपसे नहीं हूँ। और जितना भी इंटरव्यू ईडी वालों को दिए हैं, सब में उन्होंने कहा है कि तुम अंबानी और अडानी के नौकर हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है। मध्य प्रदेश में एक व्यापम घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, लेकिन उसमें कभी आज तक ईडी जांच करने नहीं पहुंची, क्योंकि उसमें भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। आप सारे 7 गाय मार दीजिए और भाजपा में शामिल हो जाइए, माफ हो जाएंगे आप। और आप एक गाय पर ढेला चला दीजिए और आप भाजपा के नहीं हैं तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। ये यहाँ का नियम है। यानी आप अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, और यदि दूसरे पार्टी में आप हैं तो आपको जेल में जाना है, और यदि भाजपा के आप सदस्य हो गए तो जेल से जाना आपको बरी हो। ये है, हम लोग थोड़ा ये कानून चल रहा है। हम लोग थोड़ा विषय से अलग हो गए थे। बार काउंसिल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो
जो नए दो तरह के वकीलों को ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसा हमें कुछ वकीलों ने फीडबैक में बताया। एक तो जो नए आते हैं तो उनके लिए आपने योजना बताई कि उनको 5,000 रुपया पर साल का मिलने का प्रावधान है, क्या वो लागू हो गया है? दिया जा रहा है। अच्छा, दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी 28 साल से कम उम्र का वकील अगर नया प्रैक्टिस करने आता है तो उसे 5,000 रुपया पारिश्रमिक या जो भी कहिए उसको दिया जाता है। अच्छा, जो लोग रिटायर हो जाते हैं वकील, मान लीजिए उन्होंने 50-60 साल 65 साल जो भी वकालत में दिया, उसके बाद एक अपना रिटायर हो गए, उनके लिए भी कुछ योजनाएं आप लोग काम कर रहे हैं? उनके लिए योजना ये है कि वो हमारे बार काउंसिल से जैसे उनके डेथ पर वो पहले 70 साल के तक डेथ का 1.5 लाख रुपया पहले मिलता था, 1 लाख रुपया करीब मिलता था। अब वो 100 वर्ष के में भी अगर अधिवक्ता मरता है तो 1.5 लाख रुपया उनके परिवार को मिलता है। अच्छा, और जैसे वेलफेयर सोसाइटी बनाते हैं, इस तरह के कुछ प्लान, जैसे कि सैनिक अपना एक वेलफेयर बना लेते हैं कि जो रिटायरमेंट यहाँ लोकल बना हुआ है। लोकल बना हुआ है, लोकल बार एसोसिएशन में बना हुआ है। अगर अधिवक्ता मरता है तो हम लोग यहाँ से 50,000 रुपया देते हैं बार एसोसिएशन से। अच्छा, और वहाँ तो 2 स्कीम है, एक तो अध्यासी समिति है जो आप 5100 रुपया जमा करते हैं तो उसमें 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, और 5 लाख रुपया आपको डेथ क्लेम मिल जाएगा अगर 70 वर्ष के नीचे मरे हैं तो। अच्छा, दूसरा एक वकीलों ने बताया कि अब जो है इस सरकार में वकील जब थाने पे जाते हैं तो पुलिस उनके साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं करती है, उनकी सुनती नहीं है। मतलब अगर वो लीगल प्रोसीजर लेकर भी जाते हैं तो भी जो है पुलिस अधिकारी मतलब अच्छे से बात नहीं करते हैं। उनके कानूनी अगर ये कानून मतलब किसी लॉ की बात करते हैं कि हम इस धारा में ये, तो वो उसकी भी नहीं सुनवाई करते हैं। उस पर भी क्या बार काउंसिल कुछ प्लान कर रहा है? अब असलियत तो ये है, वकील तो बना है अदालत में पैरवी करने के लिए। कोर्ट ला के सामने वो अपनी बातों को रख सकता है और वहाँ ही अपनी बातों को समझा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा इलीगल होता है या प्रताड़ित पुलिस करती है तो वकील खड़ा होता है और वो जाता है, कहता है भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से आप काम करिए। वहाँ वकीलों से झगड़ा इसलिए होता है कि पुलिस मनमानी करती है और कानून के दायरे को पार कर जाती है, और वकील कहता है भाई कानून ये है, इसके तहत आप काम करना चाहिए। जैसे किसी को गिरफ्तार करके 1 हफ्ते से रखे हुए हैं, ना उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं ना उसको छोड़ रहे हैं, वकील बोलेगा, वकील जाएगा वहाँ, वो बोलेगा, झगड़ा होगा क्योंकि वो मनमानी चलाएंगे। और उसमें जो शासन का वो मदद होता है, जो यहाँ के सरकार है उसकी मदद होती है। सरकार ही कह देती है कि इनको बंद कर दो, बिना किसी कारण के 15 दिन तक बंद रहते हैं लोग। उसमें सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है, दरोगा थोड़ा दोषी है। दरोगा कुछ नहीं करता, दरोगा अपने मन से कुछ नहीं करेगा। जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा तब तक कोई आदमी को 1 हफ्ता या 2 दिन दरोगा गिरफ्तार नहीं, को जानता कि हम हमारी कंप्लेंट हो जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी। सरकार के सह पर यह काम होता है। हाँ, तो उसके लिए क्या आप लोग मतलब जैसे कि अब उसके लिए हम लोग लड़ाई आवाज़ उठाते हैं। आप तो जानते हैं वकील जो है जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरजेंसी के समय भी, इमरजेंसी के समय लड़ रहे थे। और आप जानते हैं 1952 में जब पार्लियामेंट बनी तो 90% वकील ही MP थे। आज तो घिरहू और निरहू सब MP हो जा रहे हैं। उसका कारण है जो माफिया वो हो जा रहा है MP। अब वकील उससे धीरे धीरे अपने को बाइकाट करते गए क्योंकि वहाँ माफियाओं और पैसा और धन बल का जोड़ है। और इस सरकार में तो आप देख ही रहे हैं। तो वकील तो भाई कमाएगा, आप लीगल बात आपसे ज़रूर करेगा, विरोध आपसे जरूर करेगा, अपनी प्रोटेस्ट आपको दर्ज करा देगा। आप माने या ना माने, मानने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप एकदम डिक्टेटर हो चुके हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है आपकी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लड़कियां जो है पहले वकालत में नहीं आती थी, कम आती थी, अब जो है अच्छी खासी संख्या में लड़कियां भी आने लगी हैं। जो कचहरी का परिसर होता है, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई जगहों पर वॉशरूम की समस्याएं हैं या इस तरह की, इस पर भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? अब या और जगह की तो मैं बात अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अधिकांश जगह जो है वो लड़कियां जो हैं पहले से ज़्यादा आ रही हैं। उनका वॉशरूम और उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है। हमारे वहाँ खुदे बने हुए हैं रूम और वॉशरूम बने हुए हैं। यहाँ कम से कम 150-200 लड़कियाँ, 250 लड़कियाँ करीब हैं, आती हैं जाती हैं। तो अब हर जगह ये समस्या बनी हुई है। वहाँ के बार एसोसिएशन जो लोकल बार एसोसिएशन है वो वहाँ का इंतजाम करता है और कर भी रहा है, इसलिए कि वो भी हमारी अंग हैं, वो भी हमको वोट देती हैं, वो भी लड़ती हैं हमारे लिए। उनको प्रोत्साहित करने का भी कुछ प्लान आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो बहुत कम संख्या रहती थी। उनका प्रोत्साहन जो है सीनियर एडवोकेट्स भी करते हैं और हमारी कोर्ट भी ज़्यादा करती है। अगर सीनियर एडवोकेट्स के पास आती हैं तो उनको बहुत सम्मानपूर्वक उनको बैठाया जाता है, सम्मानपूर्वक उनकी बातों को सुनी जाती है और कोर्ट भी बहुत सम्मानपूर्वक उनकी बातों को खुदे प्रोत्साहित हो। और 30% आप जानते हैं उनको मिला हुआ संरक्षण, रिजर्वेशन मिला हुआ है जुडिशरी में।
वो उसी तरह से आ जा रही है। मैक्सिमम आप देख रहे हैं जब भी होता है तो 30% लड़कियां ही आती हैं। एडमिशन में भी है, एडमिशन में भी है, सब जगह है। हाँ। तो उनको मिला संरक्षण तो मिला हुआ है अल्लाह में। चलिए, तो आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि वकीलों की बेहतरी के लिए आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। अरे बिल्कुल करेंगे, हमारा यही काम अब जीवन में और कुछ करना ही नहीं है वकीलों के अलावा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।